वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी, फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का हमारा यूनिट चल रहा है और इसमें हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का टॉपिक हमारा यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, और जिसमें कि हमने देखा था कि हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके हमें देखने हैं। सो हमने यहाँ पे इसको देखा था पार्ट होल साइकोलॉजी, फिगर एंड बैकग्राउंड साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इसमोर्फिज्म, और लास्ट हमारा फील्ड डायनेमिक्स। सो इन 5 पार्ट्स में बांटकर हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रीब्यूशन को हम देख रहे थे। सो इसमें से हमने पार्ट एंड होल साइकोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके साथ ही साथ हमने फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन भी हमने यहाँ पे समझ लिया था इसको, और साथ ही साथ हमने फिगर और बैकग्राउंड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको भी हमने यहाँ पे डिटेल में इसकी चर्चा की थी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, प्रत्यक्षणात्मक संगठन का नियम। इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। सो इसको हम देख लेते हैं। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम। इसको मूल संगठन का नियम भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, ये प्रिंसिपल परसेप्शन का और गेस्टाल्ट थ्योरी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे हर एग्जाम में, हर पेपर में इससे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हम देख लेते हैं इसको। इसे मूल संगठन का नियम भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को मूल संगठन का नियम भी कहते हैं, और वर्दाइमर ने इसे जन्मजात माना है। मीन्स ये सभी के अंदर होता है, और ये बाय बॉर्न, ये बाय बर्थ सबके अंदर होता है। इसके नियम को, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को या प्रिंसिपल्स को 2 भागों में बांटा गया है, पेरिफेरल प्रिंसिपल्स एंड सेंट्रल प्रिंसिपल्स। इन दोनों प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ सब प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जिसको कि हम 1 बाय 1 हम इसको एक एक करके इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिफेरल प्रिंसिपल्स या परिधीय नियम। अगर हम पेरिफेरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन्हें ही, पेरिफेरल प्रिंसिपल्स को ही मूल संगठन का नियम भी कहा जाता है। साथ ही इसे आंतरिक नियम भी कहा गया है, और ये जन्मजात होती है, ये सभी के अंदर होती है। पेरिफेरल प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 लॉज हमें दिखते हैं, 6 नियम हमें दिखाई देते हैं कि हमारा परसेप्शन इन 6 रूल्स के द्वारा हम परसीव करते हैं। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। लॉ ऑफ सिमेट्री, सुडौलपन या उत्तम आकृति का नियम भी इसको हम कहते हैं। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम। लॉ ऑफ कॉमन फेट, सामान्य गति का नियम। लास्ट है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर, पूर्ति का नियम, पूर्ति या बंदी का नियम हम इसको कह सकते हैं। आपको यहाँ पे ये पॉइंट सारे ध्यान में रखने हैं कि पेरिफेरल प्रिंसिपल्स में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिफेरल प्रिंसिपल्स में कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से नियम आते हैं। तो वहाँ पे आपको वो कोडिंग दी हुई होती है, कोडिंग में से आपको चूज़ करना होता है। आपको ये सारे रूल्स को एज इट इज़ आपको ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही हम आगे देख लेते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल्स, केंद्रीय नियम। केंद्रीय नियम में 4 रूल्स या 4 प्रिंसिपल्स का वर्णन किया गया है। मैं बता दूं यहाँ कि हमारा जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स है, या फिर गेस्टाल्टवादियों ने जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स दिया है या केंद्रीय नियम दिया है, उसको गेस्टाल्टवादियों ने जन्मजात नहीं माना, उसको उन्होंने अर्जित माना है। कि हम जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने अनुभवों के द्वारा या फिर हम अपने सीखने के द्वारा, हम जो जो चीज़ें हम देखते हैं या लर्न करते हैं, या हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके द्वारा हम, इस तरह से सेंट्रल प्रिंसिपल्स हमारा काम करता है किसी भी वस्तु के परसेप्शन में। गेस्टाल्टवादियों ने सेंट्रल प्रिंसिपल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। गेस्टाल्टवादियों ने इनको इम्पोर्टेंट तो माना है, क्योंकि हम सेंट्रल प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस को हम एक्सेप्ट हमें करना ही करना है, क्योंकि ये चीज़ें होती ही होती हैं। लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने पेरिफेरल प्रिंसिपल्स पर ज़्यादा फोकस किया है। और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पेरिफेरल प्रिंसिपल्स बाय बॉर्न होता है, बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है। वहीं सेंट्रल प्रिंसिपल्स अर्जित होता है, ये सीखा गया होता है। हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रिंसिपल्स में ये 4 लॉ दिए गए हैं। लॉ ऑफ लर्निंग, अर्थ का नियम। लॉ ऑफ सेट, वृत्ति का नियम। लॉ ऑफ प्रेगनेंस, अर्धगर्भता का नियम। लास्ट है मोटिवेशनल लॉस, प्रेरणात्मक नियम। ये चीज़ें क्या हैं, ये नियम किस तरह से काम करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के साथ हम 1 बाय 1 हम यहाँ देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पेरिफेरल प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने बताया
कि इन्हें मूल संगठन का नियम भी कहा जाता है और इन्हें आंतरिक नियम भी कहते हैं, और ये नियम जन्मजात होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये नियम होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ, इसके अंतर्गत ये फर्स्ट हमारा नियम आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। सो इसके अनुसार जो उद्दीपक एक या स्टिमुलस एक दूसरे के नज़दीक होते हैं उन्हें व्यक्ति आपस में संगठित करके देखता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। सो हम देख रहे हैं कि ये बॉक्सेस हम दो पार्ट में हम देख पा रहे हैं, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी क्लोज हैं। सो हम इसको ये एक एक बॉक्स का परसेप्शन ना करके हम इसको इस तरह से परसेप्शन इसका कर रहे हैं। इसी तरह से ये बीच में, इन दोनों के बीच में गैप है, सो हम इसको एक अलग ग्रुप के रूप में परसेप्शन कर रहे हैं और इसका परसेप्शन हम एक अलग ग्रुप के रूप में कर रहे हैं। सो इस तरह ये चीज़ें होती हैं कि जब किसी भी हम उद्दीपन को देखते हैं, जब वो एक दूसरे के काफ़ी समीप होती हैं, काफ़ी नज़दीक होती हैं, तो हम उनको आपस में संगठित करके हम देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। इसके अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें व्यक्ति एक साथ संगठित करके उनका प्रत्यक्षण करता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, कुछ राउंड शेप भी है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम इसको कैसे इसका परसेप्शन कर रहे हैं। आप भी देख पाएंगे यहाँ पे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसको हम इस तरह से हम इसका परसेप्शन कर रहे हैं, मीन्स एक ऊपर एक नीचे। हम इसको इस तरह से परसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीच में ये क्रॉस का बॉक्स आ जाता है हमारे सामने, क्रॉस का रेक्टेंगल आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से परसीव ना करके हम इसको इस तरह से हम परसीव कर रहे हैं। ये क्रॉस वाले रेक्टेंगल को भी हम इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से हम परसीव कर रहे हैं, इसको भी हम इस तरह से परसीव कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम सर्कल वाले हम फिगर को देखें तो इसको भी हम इस तरह से एक एक करके वन बाय वन हम इस तरीके से हम इसका परसेप्शन हम कर पा रहे हैं। सो इससे पता चलता है कि जो चीज़ें एक साथ होती हैं उनका परसेप्शन हम एक रूप में करते हैं, मीन्स एक जैसी होती हैं, एक सिमिलैरिटी होती है, तो उनको हम संगठित करके उनका परसेप्शन हम करते हैं। अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखेंगे तो हमें ये इस तरह के ये सारे एग्जांपल्स हमें अपने आसपास हमें आसानी से दिख जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, सुडौलपन का नियम। इसको उत्तम आकृति का नियम भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो उद्दीपक सुडौल होता है उसमें आकार गुण अधिक होता है, अतः उनका प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति आकृति के रूप में करता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ये फिगर की तरह से ये बना हुआ है, एक फिगर के रूप में हम इसको देख रहे हैं। सो हम इसका कोई मतलब नहीं है, मीन्स ये चीज़ें क्या हैं हमें भी नहीं पता, बट हम इसको क्योंकि ये एक फिगर के रूप में इनका परसेप्शन हो रहा है कि ये किस तरह से जिगजैग टाइप की, ये एक पाइप टाइप की ये फिगर है और उसमें कुछ लाइंस हैं, तो इस तरह से हम इसको एक आकृति के रूप में हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे वातावरण में जो चीज़ें एक आकृति के रूप में होती हैं या सुडौल रूप में होती हैं या फिर एक अच्छे रूप में होती हैं, उनका परसेप्शन हम एक संगठित रूप में करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दो का ये ग्रुप है और यहाँ पे हम ये 4 फोटोज़ या 4 फिगर्स का ये ग्रुप हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको इस रूप में हम परसीव कर रहे हैं। यहीं पे हमारा समीपता का नियम भी यहाँ काम कर रहा है। जैसे ये दोनों एक साथ है तो इसको हम दो के रूप में, ये एक ग्रुप के रूप में हम देख रहे हैं जिसमें कि 2 आकृति है और साथ ही इसमें 4 फिगर्स हैं, इस जिसमें कि 4 आकृतियाँ हैं या 4 फिगर्स हैं, इसको हम दूसरे ग्रुप के रूप में हम इसका परसेप्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, इसलिए हम इसको एक आकृति के रूप में, एक संगठित आकृति के रूप में इसका परसेप्शन हम कर पा रहे हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, निरंतरता का नियम। इसके अनुसार जिन उद्दीपकों में एक ही दिशा में आने या जाने की निरंतरता पाई जाती है उन्हें व्यक्ति एक समूह के रूप में संगठित प्रत्यक्षण करता है। मीन्स हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं कि ये एक आकृति है जो कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये आकृति जा रही है, तो हम इसको एस के रूप में इसका परसेप्शन हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको एक संगठित रूप में ही हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे बॉल्स बने हुए हैं लेकिन ये एक दिशा की तरफ ही जा रहे हैं, ये एक प्रॉपर दिशा की तरफ ही ये जाते हुए हमें दिख रहे हैं, इसलिए इसका परसेप्शन हम एक आकृति के रूप में हम कर पा रहे हैं। या फिर अगर हम इस फिगर को देख लें तो इसका परसेप्शन हम इस तरह से हम कर पा रहे हैं। ये एक जलेबी टाइप से हम कह सकते हैं कि एक जलेबी जैसी आकृति हमारी बन गई है क्योंकि ये छोटे छोटे जो बॉल्स हैं वो एक ही दिशा में ये घूम रहे हैं या एक ही दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, जिससे कि हमें इनमें एक संगठन दिखाई दे रहा है और हम इसको एक शेप के रूप में, एक आकृति के रूप में, एक संगठन के रूप में हम इसका परसेप्शन कर रहे हैं, ना कि छोटे छोटे बॉल्स के रूप में। सो हमारा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट
प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेथ, सामान्य गति का नियम। इस नियम के अनुसार वातावरण के वे उद्दीपक जो एक साथ एक वेग से गतिशील होते हैं वे आकार के रूप में संगठित हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ये दो फिगर्स लिए हुए हैं, एक में कि छोटे छोटे काफ़ी बॉल्स बने हुए हैं और दूसरे में भी छोटे छोटे बॉल्स बने हुए हैं, लेकिन बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉल्स बने हुए हैं उसमें हमें एक आकृति भी दिखाई देती है जो कि एक सामान्य गति की तरफ हमें प्रवाहित होती हुई दिख पा रही है। सो हमें इस तरह की आकृति का परसेप्शन यहाँ पे होता है। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। इस नियम के अनुसार व्यक्ति रिक्त स्थानों को अपनी ओर से भरकर उसे एक संगठित पैटर्न के रूप में देखता है। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं जहाँ की जिसको कि हम देख रहे हैं कि ये गैप है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे हम यहाँ पे गैप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको गैप को हम ना देख के इसको हम एक ट्रायंगल, संपूर्ण ट्रायंगल के रूप में इसका परसेप्शन हम कर पा रहे हैं। इसे ही क्लोजर का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बना हुआ है, लेकिन इसमें जो गैप दिया हुआ है उस गैप को हम ना देख के इसको एक संगठित रूप में हम देख रहे हैं, उस गैप को हम इग्नोर कर पा रहे हैं और इस तरह से हम इसको एक रेक्टेंगल के रूप में हम देख पा रहे हैं। सो यही है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। सो यहाँ हमारा पेरिफेरल प्रिंसिपल यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं सेंट्रल प्रिंसिपल्स, केंद्रीय नियम। केंद्रीय नियम के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले भी हमने चर्चा की कि गेस्टाल्टवादियों ने इन्हें अर्चित माना है और उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, उन्होंने पेरिफेरल प्रिंसिपल पर ही ज़्यादा फोकस किया है। सेंट्रल प्रिंसिपल्स में 4 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ सेट, लॉ ऑफ प्रेगनेंस और मोटिवेशनल लॉ। इसको हम 1 बाय 1 हम इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला इसका प्रिंसिपल है, पहला लॉ है लॉ ऑफ लर्निंग, अर्थ का नियम। अर्थात व्यक्ति जिन उद्दीपकों का अर्थ समझता है उसे एक निश्चित पैटर्न में संगठित देखता है। जैसे हम स्टार्टिंग से हम हिंदी और इंग्लिश हम पढ़ते आए हैं, यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिख रहा है जिसमें कि कोई भी गैप नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको परसीव कर ले रहे हैं कि इसमें हम परसेप्शन हम कर पा रहे हैं कि द किंग वांट टू पैलेस, यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते हैं, इन चीज़ों से हम परिचित हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। इसलिए इसको लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ सेट। अर्थात जब व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखता है तो उसके मन में उस उद्दीपक के प्रति एक मानसिक सेट उत्पन्न हो जाता है या मानसिक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह उद्दीपकों को निश्चित आकृति के रूप में प्रेक्षण करता है। इसी तरह अस्पष्ट या निरर्थक उद्दीपक सामग्री को भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने सेट के कारण ही अलग अलग प्रेक्षण करता है। इस नियम को, इसका एग्जाम्पल हम आरटी के द्वारा हम दे सकते हैं। जैसे हमने रोसार्च टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है जो कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, और रोसार्च टेस्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स को हम जितने ही व्यक्तियों को दिखलाते हैं हर व्यक्ति उसमें अलग अलग आकृति का अनुभव करता है। वो इसी नियम के कारण, इसी परसेप्शन रूल के कारण ये चीज़ें होती हैं कि किसी व्यक्ति को उसमें एक चील दिखाई देता है, किसी व्यक्ति को उसमें फ्रॉग दिखता है, कोई व्यक्ति उसमें चील को देखता है, कोई व्यक्ति उसमें चमगादड़ या तितली को देखता है। अपने इस मेंटल सेट के कारण ही, अपने इस मानसिक वृत्ति के कारण ही व्यक्ति उस आरटी के कार्ड को अलग अलग उसका परसेप्शन कर पाता है। हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ये हिंदी में भी एज इट इज़ ही आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। जैसे इस नियम को हम समझ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार व्यक्तियों में जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है जो उसे प्रस्तुत उद्दीपकों में अधिकाधिक अर्थ एवं सार्थकता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम यहाँ पे 4 वर्ड्स हम देख रहे हैं, राम, बाजार, आम और लाना। तो हम यहाँ पे इन 4 वर्ड्स को देखकर हम एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे राम बाजार से आम लाता है या फिर राम बाजार से आम लाया। इस तरह से मीन्स हमने इन चीज़ों को देखा हुआ है, मीन्स हम इसको एक संगठित रूप में ही इसका परसेप्शन हम कर रहे हैं, ना कि इसको अलग अलग वर्ड्स में देख रहे हैं। इसी को प्रेगनेंस, लॉ ऑफ प्रेगनेंस कहा जाता है और ये हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है। हमारा लास्ट लॉ है मोटिवेशनल लॉ। इस नियम के अनुसार प्रत्यक्षणात्मक संगठन पर व्यक्ति के अभिप्रेरण जैसे भूख, प्यास तथा उसके वैल्यूज़ का भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि गेस्टाल्टवादियों द्वारा इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, फिर भी ये महत्वपूर्ण होता है। मीन्स गेस्टाल्टवादियों ने मोटिवेशनल लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना है और इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं की है। उन्होंने बस इसको थोड़े वर्ड्स में इसको डिफ़ाइन किया हुआ है और कहा है कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन पर व्यक्ति के
अभिप्रेरण जैसे भूख प्यास तथा उसके वैल्यूज़ उसके नॉर्म्स का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में जब हम किसी से मिलते हैं, अपने रिश्तेदार या फिर हम किसी से भी मिलते हैं, तो हम उन्हें नमस्कार या उनका पैर छूकर उनका अभिवादन हम करते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जब किसी से मिलते हैं तो किस करके या फिर हक करके उनका अभिवादन किया जाता है। सो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बहुत ही कॉमन है, वो उनको बहुत ही नॉर्मली परसेप्शन उनका करेंगे। बट अगर हम हमारी बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में उन चीज़ों को सही नहीं माना जाएगा, उनका सही परसेप्शन नहीं किया जाएगा। मीन्स उन चीज़ों को गलत माना, उस अभिवादन को गलत माना जाएगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के परसेप्शन पे उसके वैल्यूज़, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर और उसका इन्वायरमेंट, उसकी उसकी चीज़ों का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ये रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इसमोर्फिज्म और फील्ड डायनेमिक्स की हम चर्चा करेंगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।